हेलो साथियों। तो फिर से आज हम तीसरी सीरीज लेकर आए हैं और हम 2016 का पीजीटी का जो यूपी पीजीटी में एग्ज़ाम में पूछा गया था वो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बैकग्राउंड में कुछ थोड़ा नॉइज़ आ सकता है आज तो। और डेली आपको लगभग दो पेपर दो वीडियो मिलेंगी। एक मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी और एक इवनिंग में आपको मिलेगी। तो दो वीडियो लगातार मिलेगी आपको और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो हम 21st क्वेश्चन था, हालांकि हम कर चुके थे कि डाइक्लोरोकार्बिन किसमें इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर होता है, तो वो हमारी रीमर डीमन रिएक्शन थी। तो मैं एक बार आपको रीमर डीमन रिएक्शन बता देता हूँ क्या होती है, आप इसको देख लेना, कभी भी ये पूछा जा सकता है। जनरली हम फिनोल जो होती है, फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाते हैं CHCl3, ठीक है, और एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो ये आपका सैलिसिल्डिहाइड बनाता है। ये ध्यान रखेंगे, CHO को क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, रीमर डीमन रिएक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, कई बार ये भी पूछा गया है, आयोग ने ये भी पूछा है, KBS के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया था उन्होंने और एल्कोहलिक KOH ही लिया था, तो यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, COOH। ये सैलिसिलिक एसिड बनता है। बनता कैसे है आपको मैं ये भी बता देता हूँ, मैकेनिज्म के तौर पे एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, आपने फिनोल ली, फिनोल की रिएक्शन कराई आपने CHCl3 के साथ, CHCl3 के साथ, ये यहाँ पर 3 क्लोरीन होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन है ये Cl के साथ निकल के चला जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये मान के चले, हालांकि आपने मैकेनिज्म जो होगा वो इस तरह से किया भी होगा। तो यहाँ पर ये आपका CHCl2 बच जाता है। क्या बच जाता है, CHCl2। और अब जो आप एक्वस KOH लेंगे, अल्कोहलिक नहीं, जब आप KOH लेते हैं तो KOH क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल आप लोगे तो 2 मॉलिक्यूल KCl के निकल के चले जाएंगे और एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, और जो कि एक हाईली अनस्टेबल फॉर्म बनती है, कभी भी एक कार्बन पर 2 OH नहीं आते हैं, ठीक है। नहीं आएंगे तो ये OH इस H के साथ निकल के चला जाएगा, वाटर बनाएगा और आपका CHO रह जाएगा। ये O पहले से ही है तो आपका CHO बन जाएगा। ये एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, ये CHO एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस H की जगह, इस H की भी जगह, कौन से वाले की, इसकी जगह भी अगर Cl ही ले लूँ, इसकी जगह भी मैं अगर Cl ले लूँ, ठीक है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लूँ, ये वाला केस ले लूँ, CCl4 ले लूँ, 1 2 3 4, तो एक HCl निकल जाएगा, 3 क्लोरीन बचेंगे। और इन तीनों क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए हम क्या कर देंगे, इन तीनों क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए 3 OH डालेंगे तो 3 OH आ जाएंगे। तो यहाँ पर COH बन जाता है, ये COOH। तो ये दोनों रीमर डीमन रिएक्शन के केस हैं। कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं है। कोल्ब रिएक्शन में आप क्या करेंगे, हालांकि ये भी यही है, फिनोल में आप क्या करेंगे, CO2 ऐड करेंगे, ठीक है ना। 6 atm का प्रेशर लेते हैं तो आप ऐसे मान के चलो यहाँ H होता है तो COOH। कोल्ब रिएक्शन के कई सारे पार्ट हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरह से है, तो COOH। तो यहाँ पर ये भी यही बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है, मैं थोड़ा सा नीचे लाके आपको बता देता हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है साथियों, जब आप किसी भी फिनोल को, क्लोरोबेंजीन को एसाइल ग्रुप होता है RCOOCl, और आप एनहाइड्रा Cl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से जो H होता है, चलो मैं यहाँ पर क्लोरीन मान लेता हूँ क्योंकि फिनोल जो होता है ये आपका एसाइलेशन रिएक्शन में नहीं जाता, ये एक नेम रिएक्शन होती है, फ्राइज रीअरेंजमेंट में जाता है, तो इसलिए मैं क्लोरोबेंजीन के साथ ही रिएक्शन करा के आपको बता देता हूँ। ये H और Cl यहाँ से निकल कर चला जाएगा और ये आपका क्या बनेगा, COCH3। ये आपकी कहलाती है कौन सी रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट, और इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि कार्बिन किस में बनती है। फिटिक रिएक्शन क्या होती है, फिटिक रिएक्शन होती है कि जब 2 क्लोरोबेंजीन सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, 2 क्लोरोबेंजीन एराइल हैलाइड जब रिएक्ट करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल NaCl के निकल के चले जाएंगे और आपकी ये बेंजीन बन जाएंगी दोनों एक साथ, तो ये आपकी फिटिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो मैंने सारी रिएक्शन जो है आपको करके बता दी है, रीमर डीमन, कोल्ब रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट और फिटिक रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू इथोक्सी इथेन। देखो आपके पास इथेनॉल है CH3 CH2OH,
और इसको आपने इथोक्सी इथेन में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक ही मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल और लिख रहा हूँ, ये मैंने लिख लिया। और अभी रिएजेंट तो हम डिस्कस करेंगे ही किस पे होगा। तो ये आपका H2O यहाँ से निकल के चला जाएगा और ये आपका बनेगा CH3CH2O CH2CH3। ये बन गया आपका इथोक्सी इथेन। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। किस में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। देखो ये जो हाई टेम्परेचर दे रखा है, इस हाई टेम्परेचर पर ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। ये ध्यान रखेंगे, अगर आप इसमें ये 443 केल्विन कर देंगे तो ये आपका एल्कीन बन जाएगा। इसलिए लो टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस जो है, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है। 140 प्लस 273 ऐड करके देखो कितना आया। ये 3 7 एंड 4 11, ये यही केल्विन हो गया। 13 केल्विन लो टेम्परेचर और 443 जो है वो आपका हाई टेम्परेचर। इस पे एल्कीन बनती है, इस पे क्या बनता है? ईथर बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 23rd। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग acidified K2Cr2O7. The product obtained reacts with phenyl hydrazine but does not answer silver mirror test. देखो एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, यहां देखो आप, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं इसको तो आप कहीं भी नोट कर लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। हो ही नहीं सकता जो इसके बिना आपका क्वेश्चन बन जाए। जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं साथियों, ये तो आप नोट कर लें अभी। एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। ये दोनों आपका 2,4-DNP टेस्ट देते हैं, 2,4-DNP टेस्ट देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड भी देंगे ये टेस्ट और कीटोन भी देंगे ये वाली टेस्ट। लेकिन एल्डिहाइड जो आपके होते हैं वो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं और कीटोन वो टेस्ट नहीं देती। एल्डिहाइड वो टेस्ट देते हैं, कीटोन डज नॉट गिव। ये नोट कर लें आप। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन दोनों 2,4-DNP टेस्ट देंगे, लेकिन एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, कीटोन नहीं देती। ठीक है, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट जो है ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कहलाता है। कौन सा रिएजेंट है? टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो वो कह रहा है कि डज नॉट आंसर टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। इसका मतलब वो कीटोन है पक्का। वो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट जो है वो X जो है वो कीटोन है। ठीक है, और क्योंकि वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है फिर तो हमारी और भी बात कंफर्म हो जाती है। फिनाइल हाइड्रोजन जो होता है, मैं स्पेस बना लेता हूँ, फिनाइल हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड इस टेस्ट को देते हैं। ठीक है, अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन की मैं एक पूरी सीरीज भी चलाऊंगा, वो पूरा आपको चैप्टर में करवा दूंगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे। हालांकि चैनल पे कुछ एल्डिहाइड कीटोन की कुछ रिएक्शन पड़ी हुई भी है। तो क्या होता है, एनी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव को मैं ऐसे लिखता हूँ, अमोनिया के एक H को हटाकर हम G लगा देते हैं ग्रुप। ठीक है, तो H2O निकल के चला जाता है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है Ng। और फिनाइल हाइड्रोजन में क्या होता है, ये होता है, ये G की जगह ये ग्रुप लगा हुआ होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, यानी कि जो ये X है, सॉरी जो प्रोडक्ट जो है वो कीटोन है। द प्रोडक्ट obtain reacts with phenyl hydrazine but does not give silver mirror test। तो ये X कौन है? अब कीटोन जो देते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। ये याद रखिए आप एक बात, क्या प्राइमरी अल्कोहल देते हैं एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल जो देते हैं वो देती है कीटोन। ठीक है, तो अब देखो 2-प्रोपेनॉल ये आपका आंसर हो जाएगा। 2-प्रोपेनॉल जो है वो आपका ये रहा। ठीक है, इथेनॉल है वो आपका ये है, ये प्राइमरी अल्कोहल है इथेनॉल, और ये तो आपकी एल्केन हो गई, ये तो वो टेस्ट देगा ही नहीं। इथेनल था, ये एल्डिहाइड था। ठीक है ना, एल्डिहाइड और इथेनॉल हो गया आपका। तो जब ऑक्सीडेशन होगा K2Cr2O7 से तो ये रिएक्शन होगी, मैं ये रिएक्शन लिख देता हूँ K2Cr2O7, तो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कीटोन है। देखो जब ऑक्सीडेशन होता है एक H यहाँ से जाता है, एक H यहाँ से जाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ये आपका कीटोन बन जाएगा। तो अब मैं फटाफट क्या बताया देखो मैंने, एक तो याद रखेंगे प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन देंगी ऑक्सीडेशन पर। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपका अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं, दोनों ही आपका 2,4-DNP टेस्ट देते हैं,
लेकिन एल्डिहाइड आपके सिर्फ टॉलरेंस रिएजेंट यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन नहीं देते। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कीटोन बना था ये वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा, वो कह रहा है ना प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है वो रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ है, साथियों कहूंगा मैं आपको, टीचर्स कहूंगा, स्टूडेंट नहीं कहूंगा। तो साथियों देखो PCl5 एक ऐसा ग्रुप है जहां कहीं भी आपको OH दिखाई दे, बस OH की जगह क्लोरीन लगा देनी है। तो अब देखो मैं यहाँ पर जगह बना ली मैंने ये, यानी कि A क्या बन रहा होगा, A जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा CH3। अब ये जो CO है, CO ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, CO, और इस OH की जगह मैंने क्या लगा दिया, Cl। अब इसकी रिएक्शन देखो बेंजीन के साथ है AlCl3 के साथ, ये मैंने ऊपर करवाई, देखो आपको अभी मैंने ये वाली रिएक्शन करवाई, देखो ये वाली, ये रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट है इसमें Cl है ना, और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराई जा रही है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ छोटा सा कि ये जो प्रोडक्ट जो बना CH3C डबल बॉन्ड OCl, और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो जो B जो बनेगा वो B होगा बेंजीन के साथ, क्या होगा, ये जो Cl जो है बेंजीन की किसी भी जगह से H को ले जाएगा, और बचा हुआ COCH3 जो है, दिस इज CH3, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया आपका B, एसिटोफिनोन बन गया। और फिर है इसकी ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन, उसके बाद किसके साथ रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। तो C क्या होगा, देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट में याद रखेंगे कार्बन की चेन नेगेटिव होती है और MgBr जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। हालांकि इसमें एक और बात मेंशन नहीं है, हाइड्रोलिसिस और होगी, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है, चलिए कोई नहीं, हम हाइड्रोलिसिस मान लेते हैं। तो अब जो ऑक्सीजन जो होता है नेगेटिव होता है और कार्बन होता है पॉजिटिव। तो ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा इसका जो ये CH3 है ये तो जुड़ जाएगा यहाँ बेंजीन के हिस्से के साथ, और MgBr आ जाएगा O के साथ। तो अभी C तो नहीं बना रहा मैं, देखो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये O सिंगल बॉन्ड क्रिएट करके यहाँ अपने साथ जोड़ लेगा MgBr को, ठीक है। और ये CH3 पहले से लगा हुआ है, इसको हमने कुछ नहीं कहा, और ये वाला CH3 जो होगा वो यहाँ आकर लग जाएगा, ठीक है। और जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस इसको हटा के यहाँ H आ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा C6H5, देन C, ये क्या बन गया आपका OH, और दो कौन हो गए CH3, ये टर्सरी अल्कोहल आपका बन गया। क्या बन गया ये आपका टर्सरी अल्कोहल। तो देखो C6H5, देन ये भी नहीं है, CH वाला गलत है, ये है देखो 2 CH3 होल ट्वाइस ये रहा, एक ये है और एक ये है, देन उसके बाद कार्बन और OH है, ठीक है, कार्बन और OH है, और C6H5 है। फोर्थ जो होगा इसका वो आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप सीखते चले जाओ। आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने अभी टेलीग्राम का लिंक एक ग्रुप में मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस के जो भी डाउट हुआ करेंगे वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4.4 ग्राम ऑफ CO2। देखो नंबर ऑफ एटम निकालने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला होगा जो आपको अमाउंट दी हुई होती है, गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये होगा जब अमाउंट दे रखी है। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा होगा तो जो भी आपको मान लो यहां पर दे रखा है ना 44 GM, ग्राम की जगह वॉल्यूम दे रखा होता, तो आपने इसको डिवाइड करना होता है 22.4 से 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मोलिक्यूल निकल, यहां जो भी चीज दे रखी होगी उसके नंबर निकल के आ जाएंगे। ये अमाउंट किसकी दे रखी है, CO2 की, तो CO2 के नंबर निकल के आ जाएंगे, एटम नहीं नंबर, क्लियर। अब 4.4 अपॉन 44 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया आपका 10 हो गया, और एक पावर हो गई कम, यानी कि साथियों 6.022 इंटू 10⁻22 आपको क्या दिए हैं, मोलिक्यूल आ गए CO2 के। ये CO2 के मोलिक्यूल है, ध्यान दो, क्योंकि CO2 की आपको अमाउंट दी हुई थी। लेकिन एक मोलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, बात समझ में आई। एक CO2 के मोलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो इतने में कितने होंगे, इसको मैं डबल कर दूंगा,
अरे समझ में आया ना? देखो एक CO2 मॉलिक्यूल के पास आपके पास 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं। इस CO2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है और 1 कार्बन का है। तो आपके जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं तो इतने में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 12.044 इंटू 10⁻22। तो कहाँ है आंसर? ये रहा। अरे 12.4 ना कह के 1.2 कहा है ना, बात तो वही है। ठीक है, पावर 1 बढ़ा दी उन्होंने, 22 की जगह 23 कर दी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वॉल्यूम की टर्म में आपको होता, अगर मान लो दिया होता 11.2 लीटर, तो 11.2 अपॉन 22.4 स्टैंडर्ड है, तो 1/2। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन HBr इतना इतना दे रखी है, तो डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई इस रिएक्शन में डेल्टा H कितना होगा? चेंज इन एंथैल्पी निकालना है और कुछ थोड़ी ना है। बॉन्ड एंथैल्पी हाइड्रोजन की दे रखी है, ब्रोमीन की दे रखी है और HBr की भी दे रखी है। ये इतनी आपको दे रखी है। देन डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन। तो डेल्टा H0 जो होता है वो होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। भाई चेंज ही होता है। अब प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है? अब HBr 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 इंटू HBr की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? ये दे रखी है 364। ठीक है ना, माइनस, और आपको ये किसकी दे रखी है? H2 और Br2 ऐड कर दो। H2 और Br2 आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 433 प्लस 192, इन दोनों में से आपका ये डिफरेंस निकाल देना है। तो अब आप देख लो कितना आंसर आएगा। ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कितना हो गया? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 728। अब ये कितना था? 4, मैं यहां निकाल लेता हूं, 433 192। अब 3 और 2 कितने हो गए? 5, 9 और 3 कितने हो गए? 12 और 4 और 1 कितना हो गया? 5 और 1 6। तो आपको 728 में से कितना घटाना है भाई? 625 घटाना है। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। देखो 3 इसके बाद में आ रहा है, इसके बाद में भी आ रहा है, और यहां पर कितना बचेगा आपका? 2 में से 2 जाएंगे 0, और ये आपका आ गया प्लस में आएगा। प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं और प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी हाई है। तो ये जो है आपका आंसर 103 किलो जूल हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, देखो आपको एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है, फेरिक हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो रहा है, और उसमें कह रहा है कि जब OH आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। एक ना ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है, याद रखना। अगर 2 सब्सटेंस के बीच में इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम मतलब 2 रिएक्शन सेम रेट से चल रही हैं, तो अगर हमने कोई एक रिएक्शन फास्ट करनी हो, या तो फॉरवर्ड वाली ये वाली या बैकवर्ड वाली, तो क्या करेंगे? देखो अगर आप B डिक्रीज करोगे, B को निकाल लोगे, तो इसको पूरा करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, ये ध्यान रखना है। और अगर आप A को कम कर दोगे तो इसको पूरा करने के लिए रिएक्शन बैक हो जाएगी। या ऐसे समझो, अगर A से B बन रहा है और B से वापस A बन रहा है, अगर आपने A बढ़ा दिया तो वो इसको कम करने पे तुल जाएगा। जिद्दी है इक्विलिब्रियम, ये समझ लो। कम कैसे होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड चल जाएगी। और अगर B बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चल जाएगी। दोबारा बताता हूँ, अगर B घटाया तो B घटाया तो इसको पूरा करना है, पूरा करने के लिए फॉरवर्ड चलेगी। और अगर B बढ़ाया तो इसको कम करना है, तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। ये आपने बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर मैं आपको पूरा करवा दूंगा। अभी तो हम पेपर कर रहे हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल वो क्या कह रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। किसको डिक्रीज कर रहा है? OH को। तो सिंपल सी बात है, जब OH डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन पक्का इंक्रीज होएगा, इक्विलिब्रियम इंक्रीज होएगा, क्योंकि उसको घटाया जा रहा है। अब वो कितना घटा रहा है, यानी कि बढ़ना है। अब आप इस बात को माइंड में सेट कर लें, इक्विलिब्रियम क्या होना है? इंक्रीज होना है। अब कितना इंक्रीज होना है भाई? आप उसको 4 टाइम कम कर रहे हो। यहाँ जितना आयन है वो क्यूब बना दो, 4 टाइम कम कर रहे हो, तो यानी कि कितना आ गया? 64 टाइम। ये ट्रिक है, 64 टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
भाई आप 1/4 कर रहे हो ना, डिक्रीज का मतलब 4 टाइम कम कर रहे हैं, 4 टाइम कम का मतलब 1/4 कर रहे हैं, तो 4 का आप क्यूब कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 ट्रिक से करने होते हैं हमने। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी का मतलब होता है बिखराव, बिखराव होता है, रैंडमनेस होता है या डिसऑर्डर होता है, उस चीज़ को हम एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल में कोई बिखराव नहीं होता, मॉलिक्यूल टाइटली पैक है, तो हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी कम है। लिक्विड में मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है, तो वहाँ एंट्रोपी थोड़ी बढ़ गई, और गैस में मॉलिक्यूल और भी बहुत दूर दूर है, तो वहाँ पर एंट्रोपी क्या हो गई है, और इंक्रीज हो गई है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में एंट्रोपी किस ऑर्डर में बढ़ती है, जैसे जैसे पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बात और याद रखना, एंट्रोपी किसी रिएक्शन के होने का क्राइटेरिया भी होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एंट्रोपी में चेंज प्लस आना चाहिए, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। जैसे मैं बात करूं भाई सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है कोई सब्सटेंस, तो क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब क्या ये रिएक्शन अपने आप हो सकती है। तो आप चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो अब ये बताओ, प्रोडक्ट है आपके पास लिक्विड और ये है आपके पास सॉलिड, तो किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, लिक्विड की ज़्यादा होती है ना, तो ज़्यादा माइनस कम वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव, यानी कि ये प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, लिक्विड से अगर मैं सॉलिड में बदल दूं, तो अब डेल्टा एस जो आएगा वो आपका निगेटिव आएगा, क्योंकि इसकी एंट्रोपी कम है, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, तो कम माइनस ज़्यादा, आंसर निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद आपको समझ में आई होगी। अब देखो क्वेश्चन देखो, एंट्रोपी के बारे में सही बात क्या है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। बिल्कुल सही बात है, अगर आप 0 केल्विन किसी का टेम्परेचर कर दोगे, इसको एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है ना, और वहाँ पर मोलिकुलर मोशन जो होता है वो 0 हो जाता है, मोलिक्यूल टाइटली पैक हो जाते हैं और वहाँ कोई एंट्रोपी नहीं होती। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज पॉजिटिव। ये बात बिल्कुल गलत है, हालांकि करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा था तो हमारा पहला ही आंसर सही हो जाता है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ए ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इज जीरो। देखो सभी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की जीरो नहीं होती, ठीक है ना, कुछ हैं जैसे आपके पास NO है, CO है, इनकी एंट्रोपी बच जाती है, इसको रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। एट 0 डिग्री सेल्सियस, अब 0 डिग्री नहीं है, 0 केल्विन होता है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, उस पर 0 ली जाती है। तो ये इसको इस वाली स्टेटमेंट से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 हो जाएगी, यहाँ 0 केल्विन की बात कर रहा है वो, एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन, यहाँ वो डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। तो डिग्री सेल्सियस पे नहीं होती, -273 डिग्री सेल्सियस पे होती है, यानी कि 0 केल्विन पे होती है, ठीक है। तो पहला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। एक कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक इस रिएक्शन में है, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो K1 कह रहा है और इस वाली रिएक्शन के लिए वो K2 कह रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया ये दे रखे हैं, इनके लिए रिलेशन कैसे निकलेगा। तो अच्छा ऐसे नहीं है, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, अब आप देख लीजिए क्या है। वो कह रहा है कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K1 है, तो इस रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा। आप देखो यहाँ पर करा क्या है, आप इसको ऐसे समझें, अगर मैं इसके 3-4 रूल बता रहा हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें। अगर रिएक्शन A से B में बदल रही है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, अगर मैं इस रिएक्शन को इन्वर्स कर दूँ, ये समझ लो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले वाले का इन्वर्स हो जाएगा। रिएक्शन इन्वर्स कर दी, यहाँ पर अगर K1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/K1। ऐसे ही अगर A से B में अगर कोई रिएक्शन बदल रही है और रिएक्शन में सेम रखो लेकिन किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो K1 का क्या हो जाएगा, जितने से आपने ये मल्टीप्लाई करा होता है उतनी वो पावर बन जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मतलब अगर मैं 1/2 से करता, A से B बनने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं K1 कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 1/2 कर रहा हूँ, 1/2 कर रहा हूँ, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा नया वाला, वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा। और पहले वाला कितना था, K1 था, तो K1 की पावर कितनी बन जाएगी, जितने से मैंने मल्टीप्लाई करा है, हाफ से, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने, और एक और अगर मान लो एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और दूसरी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B से C बनने में K2 है, तो A से C में कितना होगा। देखो 2 स्टेप बताए मैंने,
ए से सी 2 स्टेप में बन रहा है, पहले बी बनता है और बी से फिर सी बनता है। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं करना होता, मल्टीप्लाई करना होता है, K1 इंटू K2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर K1 दे रखा है, लेकिन इसको अब देखो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब अब इस रिएक्शन को इन्वर्स कर दिया, देखो पलट दिया, इसको रिएक्टेंट मान लिया और इन दोनों को प्रोडक्ट, तो इन्वर्स हो जाएगा। तो K2 जो होगा वो K1 का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, K2 जो होगा वो K1 का इन्वर्स हो जाएगा। ये जो यहाँ पर बना, A से B पर K1 था, तो B से A पे क्या हो जाएगा 1/K1। तो ऐसे ही जब इसके लिए K1 है तो इसके लिए K2 कितना हो जाएगा 1/K1। ठीक है, 30th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE और यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ICSE में ही पूछा जाता है। देखो मेटल को रिफाइन करने के 3 मेथड है, अब आप याद रख लेना, मैं सारे मेथड बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक नहीं बताऊंगा। रिफाइनिंग के मेन 3 है, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, एक होता है जोन रिफाइनिंग और एक होता है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज, अब आप कह रहे होंगे हमारा वाला तो आया ही नहीं इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वहां होता है जहां मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जा सके। ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस मेथड से करते हैं। जोन रिफाइनिंग उन मेटल का करते हैं जिनके हम सेमीकंडक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया। वैन आर्कल 2 तरह का होता है, एक होता है मोन्स प्रोसेस, एक क्या होता है मोन्स प्रोसेस, एक होता है वैन आर्कल, जो आपको पूछा गया है वैन आर्कल। ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। मोन्स प्रोसेस आपका निकल को रिफाइन करने के लिए, और वैन आर्कल जर्कोनियम और टाइटेनियम को, ZR और TI को। और ये रिफाइन जो होते हैं वो आयोडीन की मदद से होते हैं, इससे हेल्प करके निकाले जाते हैं, और इसमें जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से करा जाता है। ये गैस है, बता देता हूँ, ये गैस मेटल के साथ रिएक्ट करती है और वेपर फेज में खींच लाती है मेटल को। किसमें, वेपर फेज में। यहाँ आयोडीन, जर्कोनियम और टाइटेनियम को वेपर फेज में खींच लाती है, इम्प्योरिटी वहीं पड़ी रह जाती है। अब देखो क्या कह रहा है, वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग जर्कोनियम इन्वॉल्व्स रिमूविंग ऑल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इम्प्योरिटी, रिमूविंग कार्बन मोनोऑक्साइड इम्प्योरिटी, रिमूविंग हाइड्रोजन इम्प्योरिटी, रिमूविंग सिलिका इम्प्योरिटी। तो वो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका पहला वाला, रिमूविंग ऑल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इम्प्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर मैट, Cu2S और FeS होता है। कॉपर मैट जो होता है, देखो Cu2S, CuFeS2 होता है, CuFeS2 होता है, कॉपर का ओर है, लेकिन ये हीटिंग पे ये इन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, Cu2S और FeS। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉपर मैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड व्हेन Al2O3 इज लीच्ड विद बॉक्साइट और यूजिंग कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। देखो ये आपका जब कंसंट्रेटेड NaOH और आपका जो बॉक्साइट और होता है Al2O3 इंटू XH2O कह लेता हूं मैं, और वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये आपका क्या बनाता है, NaAlOH4 बनाता है। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। तो NaAlOH4 कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीटिंग पे ये आपका लीचिंग का मेथड है। देखो कंसंट्रेशन करने के, ये भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, किसी और को प्योर ओर में बदलने के लिए, ओर को प्योर ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम कंसंट्रेशन का स्टेप यूज करते हैं। एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, एक होता है लीचिंग, एक होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक सेपरेशन वहां करते हैं जब कोई एक पार्ट मैग्नेटिक हो, या तो इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो और अलग हो आपका, या फिर और मैग्नेटिक हो, इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो। मैग्नेट से तो तभी अलग करेंगे। लीचिंग जो होता है उसमें केमिकल मिलाते हैं हम, कंसंट्रेटेड NaOH। ये आपने ध्यान रखना, एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट और से एल्यूमिनियम निकालने के लिए लीचिंग में कौन सा केमिकल यूज होता है, तो याद रखना कंसंट्रेटेड NaOH है। फ्रोथ फ्लोटेशन वहां यूज करते हैं जहां और आपका सल्फाइड और हो, जैसे ZnS है, Cu2S है, सल्फाइड वालों को हम फ्रोथ फ्लोटेशन से अलग करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिक वॉशिंग में जहां हल्का हो, एक पार्ट लाइटर हो, चाहे इम्प्योरिटी लाइटर हो या और लाइटर हो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का,
द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ट्रू अबाउट फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन आपका पीरियोडिक टेबल में जब आप टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फ्लोरीन के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। ये नोट कर लो कहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम इस चीज को बोलते हैं, ठीक है, एंथैल्पी। एक फैक्ट तो आप याद रखेंगे। दूसरा, जो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट है, क्लोरीन की बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी देन ब्रोमीन, उसके नंबर पर आता है फ्लोरीन। उसका कारण क्या है? 2 फ्लोरीन के बीच में लोन पेयर का रिपल्सन होता है, तो इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रो डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से भी ज्यादा है। हालांकि है तो लोन पेयर रिपल्सन क्लोरीन में भी, लेकिन वो बॉन्ड बड़ा होने की वजह से लोन पेयर दूर हो जाते हैं, और दूर होने की वजह से हाँ ये ले जाओ आप, लेकिन वो दूर होने की वजह से क्या कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, ABCD, तो लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड थोड़ा दूर होता है, दूर होने की वजह से वो आपस में रिपेल नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गो। चलिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था साथियों। तो अब देखो वो कह रहा है फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑफ इट्स रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, बात ठीक है। नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, इट फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सोफॉर्म। हाँ, इसका HOF बनाया जाता है, एक ही बनाया जाता है, हालांकि इसके सारे नहीं होते। ये भी इसका स्टेबल नहीं होता है, इसका ये जो है ये भी स्टेबल नहीं होता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कह रहा हाई FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, नहीं, हाईएस्ट नहीं है, ये बहुत कम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी क्या है, कम है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जो है सिर्फ इसका एक ही ऑक्सो कैटायन है जिसमें प्लस फॉर्म शो करता है, लेकिन क्लोरीन के जैसे HClO, HClO2, HClO3, HClO4 बहुत सारे हैं जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है, +1, +3, +5, +7, ऐसी ब्रोमीन के है, ऐसी आयोडीन के है, लेकिन फ्लोरीन का बस एक है, क्योंकि ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। मतलब वैसे तो ये सब गलत मानेंगे हम, क्योंकि वो नॉट ट्रू पूछ रहा है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इट विल बी द आंसर। एक तो आप इसको अच्छे से समझा करो, क्या बात है, ठीक है। चलिए एक और फटाफट से कर लेते हैं, 35 क्वेश्चन तक कर लेते हैं। विच इज ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रोजन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं भैया, नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हैज लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर आप चेक करें तो हाफ फिल्ड सब शेल होती है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को ये बनानी ना आती हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो फ्लोरीन के पास हाफ फिल्ड सब शेल है, तो हाफ फिल्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल, ये ही इसके बारे में सही है। विच इज ट्रू, यानी कि ये भी गलत है, डी ऑर्बिटल नहीं होते। देखो 2s है, 2p है, 2p के बाद 2d लिखना पड़ेगा, 2d ऑर्बिटल नहीं होता, यानी कि ये भी गलत है स्टेटमेंट, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अवेलेबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड, यस, पाई बॉन्ड जरूर बनाता है, जैसे आपने N2 में देखा है ना, N2 में ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और बचे हुए 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड बनता ही p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से है, तो यानी कि ये क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ, तो अपने आप ये p पाई बॉन्ड बना लेता है, जैसे कार्बन बना लेता है, ऑक्सीजन बना लेता है, ऐसी नाइट्रोजन भी बना लेता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द शेप ऑफ SF6। अब देखो जीनोन जो है साथियों 18 ग्रुप का है, और 18 ग्रुप की ऑक्टेट होता है पूरा, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अब यानी कि 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन उसने खर्च कर दिए, कितने बचे, सिर्फ 2 बचे, यानी कि एक लोन पेयर बचा हुआ है, और 6 उसके पास फ्लोरीन है, तो यानी कि उसके पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल वाले को, और एक है उसके पास लोन पेयर। तो ये कैसा बना, देखो ना तो ये स्क्वायर पिरामिडल है, ना ये स्क्वायर में तो 4 होते हैं ना,
पिरामिडल में 6 हो जाएंगे। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि इस लोन पेयर की वजह से डिस्टोर्शन आ जाएगी, तो डिस्टोर्शन आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल 6 को बोलते हैं, और लेकिन लोन पेयर की वजह से डिस्टोर्शन आ जाएगी। आप इसको 6 की वजह से हेक्सा मत कह लेना, ऑक्टा की वजह से 8 मत समझना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज ये वाली बात समझ में आई होगी। बचे हुए क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके साथियों, कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।